खुलासा हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान घायल हैं और उनका घायल होना इस बात की दलील है, खतरे में है। हजरात, ईरान ने खुद एक अपना सच खोला है। ईरान के अधिकारी ने बताया कि जब जंग चल रही थी तो इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को निशाना बनाया था। राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति सेफ नहीं थे। बताया कि जहां सरकारी इमारत में एक गुप्त जगह जहां मीटिंग चल रही थी IRGC और पेजेश्कियान की, जंग के दौरान इजराइल ने 6 मिसाइल उस इमारत पर दागी थी। उस दौरान पेजेश्कियान घायल हुए थे और अभी भी उनका पैर जख्मी है। बहुत ज्यादा जख्म नहीं है, ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन चोट है। और IRGC और ऑफिशियल्स को पीछे के रास्ते से, बैक डोर से, वहां से बिल्डिंग से निकलना पड़ा था अपनी जान बचाकर। अब रिपोर्ट यह है, अधिकारी ने कहा है कि जांच चल रही है, बड़े लेवल पर, वाइड एंगल पर जांच चल रही है कि इंटरनल कोलैबोरेशन में क्या सीन था। मतलब राष्ट्रपति जिस जगह पर है उसकी खुफिया जानकारी बाहर कैसे लीक हुई, यह चेक किया जा रहा है कि गद्दार कौन है। ईरान के तेहरान के अरारत स्ट्रीट पर एक बिल्डिंग में एक बार फिर से आग लगी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह बात तो सच है, तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बात तो सच है कि ईरान कुछ ना कुछ छुपा रहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि बहुत कुछ छुपा रहा है। इजराइल भले ही डायरेक्ट अब हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हालात अंदर के देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान के अंदर मूसाद एक्टिव है। ईरान को जितना भी नुकसान हुआ है वो ईरान की ही गलती की वजह से हुआ है। ये जो जंग हुई है 12 डेज वॉर, क्यों? ईरान था ओवर कॉन्फिडेंट कि होगा ही नहीं, अगर करेगा भी तो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होगा, शहर पर हमला क्यों होगा। बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट ने ईरान पर हमले से पहले ईरान को इन्फॉर्म कर दिया था कि मूसाद और जो इजराइल की फोर्स है मिलकर ईरान के अंदर बड़े असैसिनेशन करने वाली है। आपके टॉप लेवल के अफसरों की जान खतरे में है। लेकिन इजराइल की इस प्लानिंग को और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को ईरान ने हल्के में लिया, क्योंकि ईरान का मानना यह था कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही हमला करेगा इजराइल, अगर करेगा तो। लेकिन हाँ, आपने और हमने देखा कि ईरान के चप्पे चप्पे पर इजराइल ने हमला किया और करने की कोशिश भी की। यानी तुर्की ने, दूसरा मतलब यह है कि तुर्की ने ईरान को इन्फॉर्म किया था और मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने हल्के में लिया। उधर जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि आने वाली 15 तारीख को हम ईरान के ऊपर नए तरीके के प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने वाले हैं। ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हाल फिलहाल में होने की संभावनाएं अब और बढ़ गई जब अमेरिका ने ईरान से कह दिया है कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि इजराइल आप पर अटैक नहीं करेगा। सीधी बात है, इजराइल अपने फैसलों का खुद मालिक है और हम, यानी अमेरिका, ईरान को कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इजराइल आप पर हमला नहीं करेगा। खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री हाल फिलहाल में, आजकल में ही, चीन पहुंच सकते हैं, जहां पर कई बड़ी डील्स हो सकती है और ऐलान हो सकते हैं। वहीं रशिया ने खंडन किया है कि पुतिन ने ईरान से नहीं कहा है कि आप यूरेनियम मत बनाइए या फिर आप ये काम मत कीजिए और वो काम मत कीजिए। पुतिन ने कहा है कि ये रूस और ईरान की दोस्ती को और रूस की इमेज को खराब करने के लिए डर्टी पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा चल रहा है पुतिन के खिलाफ। ईरान और रशिया की सुखोई 35 की डील हो चुकी है। वो बात अलग है कि रशिया ने अभी तक ईरान को सुखोई 35 नहीं दिए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ईरान ने कहा है कि अगर ये डिलीवरी पूरी हो गई तो रशिया से Su-57 हम खरीदने की तैयारी भी करेंगे। ईरान के पार्लियामेंट असेंबली के एक स्पीकर हैं जिनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल मच गया है। ये देखिए, उन्होंने इजराइल के ऊपर परमाणु बम गिरता हुआ और पूरे इजराइल को जलता हुआ अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दिखाया है, जिसके बाद बवाल हो गया और ईरान की नीयत के लिए कई सवाल खड़े हो गए कि ईरान असल में चाहता क्या यही है कि इजराइल बर्बाद हो जाए या इजराइल पर परमाणु बम दाग दिया जाए। ईरान के IRGC के एक ऑफिशियल ने बताया कि जब हमने इजराइल पर खैबर मिसाइल दागी और वो खैबर शिकन मिसाइल जब दागी और वो मिसाइल गिरती हुई हमने देखी और मैंने आपको दिखाई थी, जिसने तेल अवीव, अशदोद के इलाकों में क्या ही तबाही मचाई थी। IRGC के एक लीडर बता रहे हैं, ऑफिसर बता रहे हैं कि जब हमने खैबर शिकन मिसाइल दागी तो इजराइल ने दूसरे एक बिचौलिए देश से कहा कि इजराइल सीज फायर चाहता है। यही वजह है दुनिया ने देखा जो इजराइल कभी भी सीज फायर को फॉलो नहीं करता, ना आगे से सीज फायर की बात करता है, उसने पहली बार ईरान से कहा सीज फायर चाहिए। ईरान की मिसाइलों से जो इजराइल में गिरी, एक फिलीपीन के नागरिक समेत टोटल 29 लोगों की इजराइल में मौत हुई है और हजारों घायल हुए हैं। हालांकि इतिहास में यह खबर है
रिपोर्ट है और जांच रिपोर्ट भी है, इजराइल ने खुद कहा कि हमें पूरे इतिहास में अपने कभी इतना बड़ा नुकसान उठाना नहीं पड़ा जितना नुकसान हमें इस हमले में ईरान के उठाया है। लीजिए, कल बताया था, आज रिपोर्ट आ गई। ये देखिए, सीरिया का जो राष्ट्रपति है जोलानी, जो अजरबैजान गया था, वहां उसने इजराइल के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, हिजबुल्लाह के खिलाफ मीटिंग की है, फिलिस्तीनी संगठन फिलिस्तीन के खिलाफ और हमास के खिलाफ मीटिंग की है, और इजराइल के साथ कोलैब करने को, यानी हाथ मिलाकर इजराइल के साथ काम करने को ये सुअर का बच्चा, यजीद की गंदी नस्ल, ये शिम्र की गंदी नस्ल जोलानी तैयार है। हिजड़े जोलानी के देश के अंदर, हिजड़े जोलानी के रहते हुए इजराइल की सेना सीरिया में घुसी, कई इलाकों में रेड करी, हथियारों को जब्त किया और लूटपाट करके वापस चली गई। यह है हिजड़ा जोलानी। इस हराम के पिल्ले जोलानी को फिलिस्तीन से इतनी नफरत है कि यह डॉक्यूमेंट देखिए और मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जब बशर अल असद, जब दूसरी सरकारें सीरिया में होती थीं, तो जो फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज आसपास जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान में जाकर रहते हैं, उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी और अभी भी दी जाती है। सीरिया की जो पिछली सरकार थी, वो फिलिस्तीनियों को एहसास ना हो कि वो अपने मुल्क से बाहर हैं, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखती थी उनको सीरियन फिलिस्तीनियन रेफ्यूजी, उनको सीरियन भी कहते थे। लेकिन ये जो जोलानी आया है, ये डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर है, इसकी सरकार उनको सिर्फ फिलिस्तीनी कह रही है। सीरिया का नाम उनके नाम के आगे से छीन लिया गया है और उनको गैर करार कर दिया गया है। उधर सीरिया में द्रूज कम्युनिटी और जोलानी की फौज में आपस में फिर से भिड़ंत हुई है, जिसमें 7 द्रूज कम्युनिटी के लोग मारे गए हैं। अजाब तो आएगा ही जोलानी पर भाई। सीरिया में जब से जोलानी आया है और बुरा हाल हो गया है। ये तस्वीर देखिए, सीरिया में पिछले अब टोटल 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जंगल की आग बढ़ती जा रही है, काबू करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू पाना अभी मुमकिन नहीं है। जंगल की आग तेजी से फैल रही है। दोस्तों, अब आइए गाजा का हाल बताऊं। गाजा के 40% इलाके पर इजराइल परमानेंट कब्जा करके रहना चाहता है और ज्यादातर गाजा के लोगों को वहां से निकालकर रफा, इजिप्ट के बॉर्डर पर डिटेंशन कैंप बनाकर उस एरिया को वहां कैद करना चाहता है। उधर नेतन्याहू ने वीडियो जारी करके कहा है कि हमास हमें गाजा से निकालना चाहता है ताकि उसे समय मिले और वो हथियार इकट्ठा कर सके, लेकिन हम न हथियार डालेंगे न गजा से बाहर निकलेंगे। सुनिए। אנחנו קיבלנו את העסקה, את עסקת ויטקוף, ואחר כך את הגרסה שהמתווכות הציעו לנו. אנחנו קיבלנו את זה, חמאס סירב לזה. ומה הוא רוצה? הוא רוצה להישאר בעזה. הוא רוצה שאנחנו נצא, שהוא יתחמש, שיוכל לתקוף אותנו שוב ושוב. אני לא אקבל את זה. אני אעשה הכל כדי להחזיר את החטופים שלנו. אני נפגש עם המשפחות, אני יודע את הקושי שלהם, אני יודע את הסבל שלהם. אני נחוש להביא את החטופים הביתה ולחסל את החמאס. ראש הממשלה, ואנחנו רואים סקרים באולפנים שרוב הציבור בעד העסקה. בטח, גם אני בעד עסקה, אבל לא אומרים לך את הצד השני, הרי זה סקרים מהונדסים, הם תמיד מטעים את הציבור. אבל תמיד מופתעים אחר כך מה קורה באמת, כי הם לא שואלים. वहीं इजराइल का एनर्जी मिनिस्टर कह रहा है कि हम गाजा को दोबारा से बनने ही नहीं देंगे। उधर जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी समर्थकों को, तस्वीर देख लीजिए, जर्मनी की है, फिलिस्तीनी समर्थकों को, गाजा के समर्थकों को, जो मुसलमान नहीं हैं, जो खुद जर्मनी के लोग हैं, अंग्रेज हैं भाई, विदेशी हैं, उनको मार और पीट कर गिरफ्तार कर रही है कि तुम गाजा और फिलिस्तीन की आवाज उठा ही क्यों रहे हो। हाल बहुत गाजा का बुरा है, मैं ये रोज आपको बता रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि स्कैनर काम नहीं कर रहा है, गाजा की मदद हम नहीं कर पा रहे हैं और हम मदद नहीं भेज पा रहे हैं, बता दूं कि कभी कभी काम कर रहा है, कभी कभी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मदद